हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि इस समय हमारे देश में कोविड-19 नामक महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है और इस महामारी से हम लोग कब तक निकल पाएंगे ये कहना कुछ संभव नहीं हो पा रहा अभी। इसी कारण से सभी स्कूल और कॉलेज इस समय बंद हैं और सभी जगहों पर ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले भी हम एक वीडियो आप लोगों को आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड दे चुके हैं। इसी क्रम में आगे अब आज हम लोग आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो टॉपिक आज मैंने चुना है ये आपके शिक्षण के लिए एक कॉमन टॉपिक है। आप चाहे किसी भी विषय से आप शिक्षण का कार्य करें, किसी भी विषय से आप टीचिंग करें, ये टॉपिक आप सभी के लिए लाभदायक है। तो कोशिश ये करेंगे कि इस टॉपिक में आप सबको मेरी बातें समझ में आए। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की आगमनात्मक और निगमनात्मक पहुंच अथवा दृष्टिकोण। यहाँ पर देखिए, जो हमारा टॉपिक है इसको हम पहले दो पार्ट में बांटकर ये समझ लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षण मेथड्स या टीचिंग पेडागॉजी ये होती क्या है। तो शिक्षण जो मेथड्स हैं ये वो होते हैं जिसके माध्यम से शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाता है, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, उसे ही हम शिक्षण विधि कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके ये इस टॉपिक में एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, अप्रोच। तो अप्रोच से यहाँ पर क्या अर्थ निकल कर सामने आ रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रोच और मेथड्स में आपके कोई ख़ास अंतर नहीं है। अप्रोच को हम हिंदी में कह सकते हैं एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे हम किसी भी कार्य के पास पहुंच सकें या किसी भी कार्य को आसानी से समझ सकें। आप देख रहे होंगे वीडियो में नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है शिक्षण की आगमनात्मक और निगमनात्मक पहुंच अथवा दृष्टिकोण। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोच को हम हिंदी में पहुंच या दृष्टिकोण अथवा पास आना अथवा निकट पहुंचाने का माध्यम अथवा प्रणाली कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अप्रोच को हम मेथड्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण की आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियाँ। बीएड के जो 3rd सेमेस्टर के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स के सिलेबस में ये एक टॉपिक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि को
इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स हैं हमारे टीचिंग के, इन दोनों ही विधियों के जन्मदाता या इनको शुरू करने का श्रेय जाता है दार्शनिक अरस्तु को। जी हाँ, अरस्तु का नाम तो आप सबों ने सुना ही होगा। फ़िलॉसफी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं, मनोविज्ञान सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपने इनका नाम ज़रूर ही सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आगमन विधि की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो टीचिंग मेथड्स हैं और जो शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण के विधियाँ और शिक्षण के सूत्र, ये दोनों, इन दोनों में एक थोड़ा सा बहुत हल्का सा अंतर होता है। हम इन दोनों को एक नहीं कह सकते। शिक्षण विधियों के अंतर्गत उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम जिन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं उसको हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आगमन विधि वह विधि होती है जिसमें हम लोग सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण खुद छात्रों के द्वारा करवाते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। मतलब कि ज्ञात, जो हमें पहले से ज्ञात है, उससे हम लोग उस तरफ जाते हैं जो हमें पता नहीं है। इस विधि में हम स्टूडेंट्स को पहले किसी भी थ्योरी को, किसी भी नियम को, किसी भी सिद्धांत को बताने से पहले उससे संबंधित विभिन्न एग्जाम्पल्स, विभिन्न उदाहरण देते हैं और फिर उन उदाहरणों के माध्यम से हम नियम तक पहुंचते हैं और नियमों का सामान्यीकरण करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को कहा, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, सीता मरणशील है। तो जब राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, सीता मरणशील है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अगर राम मरणशील है, सीता मरणशील है, तो ये एक सामान्य नियम निकल कर सामने आ सकता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इन विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से, राम एक विशिष्ट व्यक्ति है, श्याम एक विशिष्ट व्यक्ति है, सीता एक विशिष्ट व्यक्ति है, इन उदाहरणों के माध्यम से हमने इस नियम को प्रतिपादित किया कि यदि ये सभी मनुष्य मरणशील हैं तो ये नियम सत्य है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। हमें पता था पहले से कि राम मरणशील है, क्योंकि वो एक मनुष्य है इसलिए वो मरणशील है। सीता एक मनुष्य है इसलिए एक ना एक दिन उसका मरना तय है। तो ये जो चीज़ें थी ये हमें ज्ञात थी, लेकिन इन ज्ञात चीज़ों से हमने क्या सिद्धांत निकाला, किस नियम का सामान्यीकरण किया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इसी तरह से हम छात्रों को पहले विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाते हैं और फिर उन्हीं उदाहरणों
को उल्लेखित करके हम नियमों तक पहुंचते हैं और छात्रों को करके सीखने के माध्यम से किसी भी ज्ञान को प्रदान करते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य तथा मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करती है। ज्ञात से अज्ञात तो भी हमने समझ लिया, हमें ये ज्ञात था कि राम मरणशील है क्योंकि वो मनुष्य है। तो लेकिन हमें ये नियम हमें ज्ञात नहीं था कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए हमने विभिन्न उदाहरणों का सहारा लिया कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, तो सभी मनुष्य मरणशील हैं। मतलब इस तरह से हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो हमारा उदाहरण था वो एक विशिष्ट उदाहरण था, वो एक विशिष्ट व्यक्ति के बारे में था क्योंकि राम एक विशिष्ट व्यक्ति है। तो उसके बारे में जब हमने कहा कि राम मरणशील है तो ये एक विशिष्ट उदाहरण हुआ जिसके द्वारा हमने एक सामान्य नियम का प्रतिपादन किया कि अगर राम मरणशील है तो सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य तथा मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस विधि के लाभ और हानियों की। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल की ओर चलकर मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाने के कारण उनकी रुचि निरंतर बनी रहती है एवं उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास आदि अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस विधि की अच्छी बातें या इस विधि से क्या लाभ है। यह विधि शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, क्योंकि आधुनिक समय मनोविज्ञान का समय है। हम शिक्षण कार्यों में मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का सहारा लेते हैं। यह विधि ज्ञात से सरल की ओर जाती है, जो हमें मालूम है उससे हम अज्ञात की ओर जाते हैं। मूर्त मतलब मूर्त वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं स्वयं करके, जो हमारे सामने हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो ऐसे मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाने के कारण उनकी रुचि निरंतर बनी होती है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम बच्चों से स्वयं करके किसी कार्य को सीखने को प्रेरित करें तो उनकी रुचि इस प्रकार के शिक्षण कार्य में अधिक रहेगी, अपितु अगर शिक्षक स्वयं उसे कुछ कर दे दे तो ये करके सीखने के कारण यह विधि अधिक लाभदायक विधि है। इस विधि की एक और अच्छी बात यह है कि इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्टूडेंट्स के बच्चों के मस्तिष्क में बहुत दिनों तक बन जाता है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त होता है, जो कि उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है। यह विधि छोटी कक्षा के बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक विधि है। इस विधि की कुछ हानियाँ भी हैं।
इस विधि द्वारा सीखने में समय बहुत लगता है, क्योंकि हम इस विधि में एक एक उदाहरण छात्रों के द्वारा निकलवाते हैं और फिर हम नियम की ओर बढ़ते हैं या फिर हम किसी सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो यह विधि हम कह सकते हैं टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है। और यह विधि छोटे तथा सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए ही उपयुक्त होती है। बड़ी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए, बड़ी कक्षा के छात्रों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा यह विधि हर विषय के लिए भी उपयुक्त नहीं है। विशेष करके बड़ी कक्षा के विषयों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः यह विधि छोटी कक्षा और छोटी कक्षा के सिलेबस को पूरा करने के लिए या छोटी कक्षा के बच्चों के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आगे हम बात करेंगे शिक्षण की निगमन विधि की, डिडक्टिव मेथड। स्टूडेंट्स, इसमें आप सामान्य भाषा में बिल्कुल सिंपली ये समझ सकते हैं कि ये विधि जस्ट हमारे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड के ठीक विपरीत विधि है। अगर हम उस विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो इस विधि में सामान्य से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, या मूर्त से अमूर्त की जगह इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये विधि हमारी आगमन विधि की ठीक उल्टी विधि है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स।